Hello everyone, welcome back to our new video. In the last video we have covered with the methods of goodwill, and in this video we are going to start with our remaining adjustments. So first adjustment is regarding the treatment of reserves and accumulated profits. ठीक है, हमने पहले ही मैंने आपको जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो मैंने इसमें हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करेंगे प्रॉपर मैंने आपको समझाया था. तो हमने हमारी लास्ट वीडियोस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन हमने गुडविल क्या है, गुडविल के मेथड्स क्या है, हमने सब स्टडी कर लिया, कवर कर लिया. ठीक है, अभी हमारा जो बचता है कुछ एडजस्टमेंट्स है. देखो, जब भी रेशियोस चेंज होगी तो कुछ एक ऐसे अकाउंट्स रहेंगे जिन्हें हमें सेट ऑफ करना होगा. ठीक है, बिफोर लॉन्चिंग द न्यू रेशियोज. कैसे कि जो भी प्रॉफिट्स है जो भी रिजर्व्स है बैलेंस शीट में अब तक का, सपोज़ आज की डेट को हम ये डिसाइड करें कि आगे से हमारा जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा. तो अब तक का जो भी प्रॉफिट है वो तो हमने न्यू रेशियोज़ के अकॉर्डिंग ही अर्न किया है. हमने अर्न ही इसलिए किया था क्योंकि जो हमने रेशियोज़ पहले से डिसाइड की थी हम उसी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे थे. तो ये ज़रूरी है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग रिजर्व्स या जो पीएनएल में जो प्रॉफिट है या जो भी लॉस है हम उसे अभी ही सेट ऑफ कर दे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, एग्जिस्टिंग और ओल्ड रेशियो में. क्योंकि देखो, अगर मैं ये रिजर्व्स है या ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है या कोई भी रिजर्व्स है, किसी भी तरह का रिज़र्व है, अगर वो मैं अभी ही आज ही पुरानी रेशियो में नहीं करती हूँ, उसे आगे लेकर जाती हूँ, तो ये अनफेयर हो जाएगा कुछ पार्टनर्स के लिए. क्योंकि इससे कुछ पार्टनर्स को गेन होगा और इससे कुछ पार्टनर्स को लॉस होगा. क्योंकि ये जो रिज़र्व है ये तो पार्टनर्स ने सबने मिलकर के कमाया है और इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिसाइडेड रेशियो, इन देयर ओल्ड रेशियो. बिकॉज ये पहले से हम स्टार्टिंग से लेके अब तक का है. रेशियो तो आज से चेंज होगा तो फिर जो न्यू प्रॉफिट होगा या न्यू रिजर्व होगा देन इट विल डिस्ट्रीब्यूट इन द न्यू रेशियो. तो इसीलिए हम जो अब तक का हिसाब पूरा क्लियर करते हैं ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो. अगर हम इसे नहीं करेंगे, आगे तक लेकर जाएंगे, तो फिर मान लो न्यू रेशियो के हिसाब से किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को जितना रिजर्व पहले मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा मिल रहा है तो वो तो गेन कर रहा है, और कुछ पार्टनर को जितना मिलना चाहिए तो उससे उसको आगे कम मिल रहा है तो उसको लॉस हो रहा है. तो इससे डिस्प्यूट अराइज होते हैं. तो इसीलिए ये बेटर है कि हम पहले ही जो हमारा भी पड़ा है प्रॉफिट है, जो भी पैसा है बिज़नेस में, वो पहले से बांट ले उनके पुराने रेशियो में. क्योंकि जब पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट हुआ था तो जो रेशियो डिसाइड हुई थी उसी में ही वो बंटना चाहिए. बाद में चाहे आप रेशियो चेंज कर रहे हो वो बात की बात है, लेकिन स्टार्टिंग में जो डिसाइड हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो हमने प्रॉफिट वगैरह अर्न किया तो वो उसी रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. अब इसमें दो केसेस है. फर्स्ट केस ये है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. जब पार्टनर्स अग्री करते कि ठीक है पहले जो भी एग्जिस्टिंग रिज़र्व है या फिर प्रॉफिट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हमारे ओल्ड रेशियो में, तो उस केस में क्या एंट्रीज पास होगी. देखो, जो भी रिज़र्व है, जो पीएनएल का प्रॉफिट है, कोई भी और दूसरे रिज़र्व्स है लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व. अब आप बोलोगे कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है इज़ रिलेटेड टू द वर्कर्स, राइट. बट देखो, ये भी एक प्रॉफिट का ही पार्ट होता है जो हम प्रॉफिट में से ही रिजर्व्स बनाते हैं. अगर कोई भी लाइबिलिटी राइज नहीं होती, अगर वर्कर्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनको कुछ देना नहीं है, तो ये पूरा का पूरा रिजर्व किसका होगा? पार्टनर्स का ही होगा. अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में लिखा है कि सपोज 5000 की लाइबिलिटी राइज हो रही है एज वर्कमैन कंपनसेशन, तो हम जितना भी हमारे पास में रिज़र्व है, सपोज़ 50,000 का हमने रिज़र्व बना के रखा है तो उसमें से 5,000 हम निकाल देंगे, लाइबिलिटी दे देंगे वर्कमैन्स को, वर्कर्स को, और जो बचेगा हमारे पास में 45,000 ये किसका होगा? इस साल में. इस साल का रिज़र्व है तो इसी साल में ही हम क्या कर देंगे, फिर इसे दे देंगे पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में. सेम विद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व. उसके बाद में अगर कोई लॉस है तो वो भी पार्टनर ही बियर करेंगे.
कोई बाहर का तो नहीं आके बियर करेगा, ओनर ही लॉस बियर करता है और ओनर ही प्रॉफिट उस बियर करता है। तो अगर कोई लॉस है, P&L का कोई लॉस है या डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जब हम एडवांस में कोई ऐसा एक्सपेंस करते हैं जिसका हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला होता है काफ़ी सालों तक, जैसे कि स्टार्टअप कॉस्ट जो हम आज लगा रहे हैं बिजनेस में, जिसका फ़ायदा हमें लंबे टाइम तक आने वाले कई सालों तक मिलेगा। या फिर एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस जो हम अभी से कर रहे हैं लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो हमें आगे तक मिलेगा, तो वो होता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हम एडवांस में करते हैं फ्यूचर बेनिफिट्स लेने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक एक्सपेंस है जो हर साल ही जिसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। ठीक है, और P&L का जो भी लॉस होगा वो भी पार्टनर्स ही क्या करेंगे, बियर करेंगे। तो ये उनके कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में, जो भी क्वेश्चन में बोला होगा, अगर अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो हमारा कैपिटल अकाउंट ही बनेगा, लेकिन अगर फिक्स्ड है तो कैपिटल और करंट दोनों बनेंगे। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट केस है, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि जो रिजर्व्स और प्रॉफिट्स है वो पार्टनर ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, मतलब कि आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस केस में क्या करेंगे, जब हम ये चाहते हैं कि जो भी रिजर्व्स है या जो भी प्रॉफिट्स है बैलेंस शीट में वो सेम रहे, उसे हम आगे सेम लेकर के जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के साथ में। उस केस में फिर हम क्या करेंगे कि जब पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि जो भी हमारे पास में प्रॉफिट्स है, रिजर्व्स है, उसे सेम रहने दिया जाए, उसे डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए, तो क्या होगा कि जो गेनिंग पार्टनर होगा, जब हम रेशोस चेंज करते हैं तो कुछ पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं, कुछ गेन करते हैं। तो जो गेनिंग पार्टनर होगा वो क्या करेगा, वो ये बोलेगा कि ठीक है हम आगे लेकर के जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लेकिन उससे जो भी प्रॉफिट, जो भी लॉस होगा पार्टनर्स को, वो गेनिंग पार्टनर उन्हें देगा। जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होंगे उन्हें उनका जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्ट होगा रिजर्व्स का, P&L का, तो वो जो है गेनिंग पार्टनर उन्हें देगा। ठीक है, ये जो लॉस है ये सेट ऑफ हो जाएगा बिटवीन द पार्टनर्स। क्योंकि देखो अगर हम ये नहीं आज की जो ओल्ड रेशो है हमारी, अगर मैं उसमें इन्हें नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ और इन्हें आगे लेकर के जा रही हूँ, तो ऑब्वियसली क्योंकि न्यू रेशो, जब रेशो चेंज होगी तो क्या होगा कि जो मान लो कि A, B एंड C 3 पार्टनर्स थे, तो A को अभी तो रिज़र्व का 15,000 मिल रहा है मान लो, पर न्यू रेशो के बाद में उसे मिल रहा है 10,000, और उसे मिलना कितना चाहिए था 15,000 ना, क्योंकि पहले जो पॉलिसीज़ थी, पहले जो हमारा रेशो था उस अकॉर्डिंग ही ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होने थे, उसके अकॉर्डिंग तो उसको 15,000 मिल रहा था। लेकिन हमने नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने इसे कंटिन्यू किया और फिर हम आगे न्यू अगर रेशो में इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो तब उसका 10,000 बन रहा है, तो उसको लॉस हो रहा है। तो वो लॉस जो है वो हम आज ही सेट ऑफ कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इस केस में जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इन्हें कैपिटल अकाउंट्स में नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, इसे हम आगे लेकर जाएंगे बैलेंस शीट में, उस केस में हम कुछ जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, तो पहले जैसे कि जो भी गेनिंग पार्टनर होगा वो क्या करेगा, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा, और जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होंगे उनका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट किया जाएगा, कि उनको जो रेशो चेंज होने से जो लॉस हो रहा है रिजर्व्स का या P&L का, वो उन्हें कौन पे करेगा, गेनिंग पार्टनर पे करेगा। तो इसे हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, A, B, C आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4:2:1। द बैलेंस शीट जो गिवन है एज एट 31 मार्च 2003। ठीक है, तो इसमें बैलेंस शीट गिवन है, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। तो यहाँ पे देखो रिजर्व्स है बैलेंस शीट में, प्रॉफिट्स है। तो इसमें बोला है कि 1 अप्रैल 2003 से जब हम न्यू फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग होती है, तब इन्होंने पार्टनर्स ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो जो है अपना जो रेशो है वो चेंज करेंगे। पहले इतना था,
ठीक है। और अब वो कितना करेंगे, 5:3:2। फॉर दिस पर्पस गुडविल वॉज वैल्यूड एट। तो इसीलिए जब भी रेशियोज चेंज होती है हम सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करते हैं। इन्होंने गुडविल ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि जब इसके लिए फिर उन्होंने गुडविल कैलकुलेट की, तो गुडविल क्या आई, उस 1 लाख की बिजनेस की गुडविल उस डेट तक कितनी थी, 1 लाख थी। इसका भी हम करते हैं, इसकी भी एडजस्टमेंट करेंगे। साथ ही पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल, ठीक है, वो सेम एडजस्टमेंट होगा। वो चाहता है कि जो गुडविल अब तक की है उसे आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहते, तो वही सेम इसे हम डिस्ट्रीब्यूट राइट ऑफ कर देंगे ना इस गुडविल को। वही सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग पार्टनर्स के बीच में जो गेन करेगा वो इसके लिए लाइबल होगा ना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल का जो भी उसका अमाउंट बनता है वो उन्हें उनके अकाउंट्स में क्रेडिट कर देगा। मतलब वही सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो निकलती है और गुडविल का जो भी हमने ट्रीटमेंट लास्ट वीडियो में सीखा था वही सेम होगा। लेकिन अभी देखो यहाँ बोल रहे हैं एंड ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स एंड प्रॉफिट। जो भी रिजर्व्स एंड प्रॉफिट, अगर ये नहीं लिखा होता तो फिर हम इसकी सिंपल एंट्री करते हैं, हम इसको सिंपली क्या करते हैं, इनके कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स के उनके ओल्ड रेशो में। पर अब ये बोल रहे हैं कि वो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना चाहते, वो ये चाहते हैं कि ये एज इट इज़ ही रहे। तो इस केस में क्या करेंगे, जो भी इससे लॉस या गेन होगा उसे हम क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो गुडविल हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। साथ में जो रिजर्व्स है और जो लॉसेस हैं इनको ऐड करते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास में, क्योंकि अब इन्हें डिस्ट्रीब्यूट तो करना नहीं, इनका भी सेम ट्रीटमेंट होगा जैसा हम गुडविल का करते थे। वैसे ही इनका क्या होगा, इनका सेम ट्रीटमेंट होगा। हमारे पास में रिजर्व्स है 1,30,000, प्रॉफिट्स है 50,000 और गुडविल है 1 लाख। तो ये टोटल कितना है, ये है 2,80,000, ठीक है। अब इससे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इसे, ठीक है। इस अमाउंट को हम सेट ऑफ करेंगे, पार्टनर्स अपने बीच में, जो गेन करेगा वो पे करेगा और जो सैक्रिफाइस करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना होगा, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी होगी। मैंने सिखाया था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, दोनों ही गिवन है, हमें यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारी ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू रेशो हमें निकालनी पड़ती है, जनरली हम आगे करेंगे एडमिशन के टाइम पे, लेकिन यहाँ पर गिवन है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये देखो न्यू रेशो ABC ना, हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ए का ओल्ड रेशो ना माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितना है, 4/7 है ना, 4/7। और जो न्यू रेशो है वो कितना है, 5 + 3 + 2, 5/10। बस सिंपली आप यहाँ पे इनका एलसीएम ले लो और इनका जो रेशो है वो निकाल लो। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या 70, ठीक है। और जब हम इन्हें करेंगे क्या आएगा, 5 में देखो पहले ए का 40 था, अब रेशो चेंज होने के बाद उसको 35 हो गया, उसको लॉस हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो क्या है 5 में 70, ये कर रहा है सेक्रीफाइस, क्योंकि पहले उसका ज़्यादा था अब उसको कम मिल रहा है तो उसको लॉस हो गया, तो ये कर रहा है सेक्रीफाइस। अभी बी का निकालते हैं, बी का ओल्ड रेशियो है 2/7 एंड न्यू रेशियो है हमारे पास में 3/10।
ठीक है। अब ये देखो, इसे जो बी है इसको रेशियोज चेंज होने से प्रॉफिट हो रहा है, इसको तो गेन हो रहा है, इसको पहले बल्कि कम मिल रहा था, पहले इसका कम शेयर था प्रॉफिट में, अब इसका ज़्यादा हो गया। इसका कितने से ज़्यादा हो गया? 1/70 से। तो ये क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है। यहाँ माइनस लिख दो, लेकिन कोई इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अकाउंट्स पे, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसे अगर हम मैथमेटिकल व्यू से देखें तो माइनस में आ रहा है ना वैल्यू। तो 1/70। अब हम सी की कैलकुलेट कर लेते हैं। सी की है 1/7 ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो है 2/10। तो इसका कितना आएगा? ये भी गेन कर रहा है, इसे पहले कम शेयर मिल रहा था, अब इसका ज़्यादा हो रहा है, इसका भी आ रहा है, ये भी क्या कर रहा है? गेन। तो अब ये दोनों मिलके जो है इसका लॉस जो है वो कवर करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, जितना इसको लॉस हो रहा है, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये इन दोनों के लिए अपना शेयर लूज़ कर रहा है, ये छोड़ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए करे तो जितना इसको सेक्रीफाइस होगा उतना ही तो इनको गेन होगा, जितनी वैल्यू का इनको सेक्रीफाइस होगा उतनी ही वैल्यू का तो इनको गेन होगा। आप इन दोनों को प्लस करके देख लो, 5/70 तो आएगा। तो इसीलिए जो भी इसको सेक्रीफाइस होगा वो ये दोनों अपनी अपनी गेनिंग रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अभी टोटल कितना अमाउंट है? 280। तो निकालो ए का और सी का। कितना इसको, इस वैल्यू का कितना लॉस हो रहा है? 20,000 हो रहा है, ठीक है। और तो इतने अमाउंट से क्या होगा? इसको लॉस हो रहा है ना, इतने अमाउंट का क्या हो रहा है? ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इतना अमाउंट इसके अकाउंट में हम क्या करेंगे? वापस डाल देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे, सॉरी, इसको ये दे देंगे। तो अगर हम किसी को भी, अगर पार्टनर्स को अगर हम कुछ एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें, कुछ भी करें, तो उनका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट ही होगा ना। अगर लॉस हम उनको बियर कर रहे हैं तो उनका अकाउंट डेबिट होगा। तो अभी इसको इसका ये पैसा मिलेगा जो ये सेक्रीफाइस करे, तो इसीलिए इसका अकाउंट क्या होगा? इसका कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। उसके बाद में ये कितना गेन कर रहा है? इसको आपको अगर हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये आएगा 4,000। तो ये गेनिंग कर रहा है, ये गेन कर रहा है, तो ये अमाउंट क्या होगा? हम इसमें से डेबिट कर देंगे, क्योंकि इतना पैसा इसको देना पड़ेगा ना। और ये आएगा ₹16,000, ठीक है। तो ये भी इतना अमाउंट गेन कर रहा है। अब देखो, इन दोनों को प्लस करोगे तो 20,000 ही आएगा, यानी कि जितना ही सेक्रीफाइस कर रहा है ना इन दोनों के लिए, उतना ही ये दोनों भी क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। अब इसका गेनिंग रेशियो 1/70 था, यानी कि इस अमाउंट का 1/70 जो है का इसको प्रॉफिट हो रहा है 4,000 का, लेकिन यही इसको तो लॉस हो रहा है, तो इसीलिए ये इतना अमाउंट क्या करेगा? इसको पे कर देगा। वैसे ही सेम विथ सी, इसको इतना गेन हो रहा है तो इतना ही इसको तो लॉस हो रहा है ना, तो ये अपना जो गेनिंग अमाउंट है वो इसको दे देगा, ताकि इसका जो लॉस है वो सेट ऑफ हो जाए। तो अब हम क्या एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे? जर्नल एंट्री पास करेंगे हम यहाँ पे। हम क्या करेंगे? बी और सी का अकाउंट क्या करेंगे? बी इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट ही करेंगे ना। इनका अकाउंट, इनका जो पैसे इतने से कम होगा, क्योंकि ये पे करेंगे, इनके लिए तो ये लॉस हो गया ना एक तरफ से, तो क्योंकि इनको भी ये पे करना पड़ रहा है। एंड 2 इज कैपिटल अकाउंट 20,000। क्लियर? तो ये जो है एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, एंड देन ये इनका कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे बी का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा,
इनकी वैल्यूज़ और ए के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 20,000 से। जो बैलेंस शीट है वो सेम रहेगी, यानी कि जब न्यू बैलेंस शीट भी बनाएंगे ना तो वो ये सेम ही बनेगी, मतलब इसमें जो रिजर्व्स है प्रॉफिट्स है वो सेम ही रहेंगे, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि जो भी लॉस हो रहा था, जो भी प्रॉफिट हो रहा था ना, वो हमने बाहर क्या कर दिया सेट ऑफ कर दिया, ठीक है। तो यही था, इसी तरीके से हमको एडजस्टमेंट करना है प्रॉफिट्स का, रिजर्व्स का। तो सब क्वेश्चन में ध्यान रखना कि क्या बोला हुआ है। अगर ऐसा बोला है कि R2 भी ट्रांसफ़र, कि पार्टनर्स चाहते हैं कि जो भी रिजर्व्स है, प्रॉफिट्स है या कोई भी दूसरे रिजर्व्स है वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर ले पहले ही, तो हम कर देंगे सिंपल बाय पासिंग दीज एंट्रीज। उनका अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट्स उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, मतलब उन्हें पे ऑफ कर देंगे। और अगर लॉस है तो हम उनसे लेंगे, तो इस केस में हम उनके अकाउंट को डेबिट कर देंगे बाय लॉस, ठीक है। उसके बाद में रिज़र्व्स, अगर ऐसा बोला है कि रिज़र्व्स और प्रॉफिट्स हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, हम उन्हें सेम रखना चाहते जैसे वो है, तो उस केस में फिर हमें अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जैसे हम गुडविल का करते थे वैसा ही करेंगे, ठीक है। उसमें फिर वही हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। गेन वाला जो भी गेन करेगा वो पे करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में, क्योंकि रेशोज जब चेंज होती है तो कुछ पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है, कुछ को लॉस होता है। देखो, जब हम जो भी रेशोज हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले सभी की उसमें एक एग्रीमेंट होता है, सभी का कंसर्न लिया जाता है। तो कुछ पार्टनर्स मान लेते हैं ठीक है यार मैं तेरे लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ अपना अमाउंट। भाई अगर एक पार्टनर बोलता है कि मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए, तो फिर दूसरे पार्टनर क्या करते हैं, फिर अपना वो शेयर लॉस करते हैं ना उसके लिए। तो इसीलिए जब फिर वो न्यू जो गेन पार्टनर तो वो क्या करता है, वो उन्हें उनका सेक्रीफाइसिंग हिस्सा दे देता है। इसीलिए हम ये एडजस्टमेंट्स करते हैं। उसके बाद हम अब इसकी जो आगे जो हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट समझेंगे कि वो क्या होता है और क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं और रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities when there is change in the profit sharing ratio of existing partners। देखो अगर मैं वो ये ना कि अगर रेशियोज चेंज हो रहा है तो मैं हर एक चीज़ का हिसाब करूँगी। अब आपको भी पता है कि बिज़नेस में जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी एसेट्स होती है, लाइबिलिटीज़ होती है, उनकी वैल्यू सेम नहीं रहती, वो चेंज होती है, डेप्रिशिएट होती है एसेट्स की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो उस डेट को हम क्या करेंगे, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। हम देखेंगे कि उस डेट तक हमें एसेट्स में कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ है, लायबिलिटीज़ की वजह से कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ है। तो हम इसीलिए अपनी एसेट्स को फिर से रिवाइज़ करते हैं उनकी वैल्यूज़ को, ताकि हम ट्रू और फेयर जो वैल्यूज़ है वो निकाल सके, और जो भी हमारी प्रेजेंट में जो भी ट्रू वैल्यू है हमारी एसेट्स की, लायबिलिटीज़ की, वो कंप्यूट कर सके, ताकि जो भी लॉस हो रहा है उस रीवैल्यूएशन से या प्रॉफिट हो रहा है वो हम डिवाइड कर सके पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में। अब इसमें भी क्या है, 2 केसेस है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज़ आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। देखो अभी वो क्वेश्चन आएगा माइंड में कि हम ये क्यों जो प्रॉफिट हो रहा है हमें, अगर हमारी एसेट इंक्रीज़ भी हो रही है या हमें लॉस हो रहा है एसेट की डिक्रीज़ होने में, हम उसे अभी क्यों डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि ये जो एसेट है, जो भी एसेट्स है, लायबिलिटीज़ पे जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो उस पर किसका हक है, उस पर पार्टनर्स का हक है, लेकिन जो उन्होंने पहले उनका रेशो डिसाइड किया था उस रेशो में उनका हक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से है। अब न्यू रेशो तो अब से चेंज हो रही है ना, तो आगे जब कोई भी चेंज आएगा एसेट्स लायबिलिटीज़ में, उनकी वजह से कोई लॉस या प्रॉफिट होगा, देन वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यू रेशो में। लेकिन जो अभी जो एसेट्स या लायबिलिटीज़ हैं उन पे जो पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स का ही राइट है। अगर इन केस रेशोज चेंज हो रही है किसी न्यू पार्टनर के आने से, तो अभी तक की जो भी एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, उन पे जो भी प्रॉफिट है,
लॉस है उस पर किसका राइट होगा? ओल्ड पार्टनर्स का, क्योंकि उन्होंने उसको कमाया है। इसीलिए हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं हमारी वैल्यूज़ को, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, और उसके लिए हम कुछ जर्नल एंट्रीज पास करेंगे एंड देन हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसका एक दूसरा नाम भी है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो वही कैसे करते थे P&L में, अगर लॉस होता था किसी भी चीज़ से, अगर बिज़नेस को लॉस हो रहा है ना तो वो चीज़ डेबिट हो जाएगी, किसी भी चीज़ से किसी बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कि देखो, अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है, अब एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है तो इसमें तो बिज़नेस को लॉस है, तो इसलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। इसकी क्या जर्नल एंट्री बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू टू इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होता है, हमारा लॉस है ना, बिजनेस को उसे पे करना है, तो अगर वो और भी ज़्यादा बढ़ गई तो वो हमें तो लॉस हो गया, तो वो भी क्या होगी, डेबिट होगी, उससे भी क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सामने आ जाती है, कभी कभी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी आ जाती है, एकदम से अराइज हो जाती है, या कोई भी जब हम रिवाइज करते हैं तो कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर हमारे सामने आ जाती है तो वो भी हमारा लॉस है ना, तो वो भी क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो उसकी भी एंट्री यही होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ठीक है। उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो वो हमारा प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अगर उसकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी आएगा, यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेक दिया। अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो हमारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होगा, तो इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इनकी क्या एंट्री होगी, अगर एसेट की वजह से प्रॉफिट हो रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। सेम विद द लाइबिलिटी, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी देन द एंट्री शुड बी liability account debit to revaluation account credit. Is it clear? अब ये देखो, प्रॉफिट होगा अगर रिवैल्यूएशन पे तो वो ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशियो। अगर लॉस होगा तो भी पार्टनर्स को ही पे करना पड़ेगा, तो वो उनके अकाउंट में क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स हमारे ओनर होते हैं उन, तो इसलिए उनके लिए हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, आपको पता है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें दो केस है, जैसे कि रिजर्व्स के साथ में था कि अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि जो रिवाइज्ड वैल्यू है आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ठीक है, तो सेम वही हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा वो हम उनके कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जो भी रिवाइज वैल्यू आएंगी हम उससे न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लियर? अब ये वाला केस देखो, अगर ऐसा बोल दे कि जो रिवाइज वैल्यू है आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड की मतलब कि जैसा बैलेंस शीट में एसेट्स है लाइबिलिटीज़ हमें वैसा ही चलाना है, हमें उनकी रिवाइज वैल्यू शो नहीं करनी। तो इस केस में जैसे हमने रिज़र्व के केस में किया था और गुडविल के केस में हम करते आ रहे, जैसे हम रिज़र्व के केस में किया था कि रिज़र्व हमने ट्रांसफ़र नहीं किए थे, हमने उसे सेम रखा था, लेकिन उससे होने वाला गेन या प्रॉफिट जो है उसे एडजस्ट किया था। तो हम इस केस में भी सेम करेंगे कि ठीक है, हम बैलेंस शीट में अकाउंट्स में कहीं पे भी शो नहीं करेंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की रिवाइज वैल्यू, लेकिन हम अलग से बाहर अकाउंट्स को क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, हम वैल्यूज़ निकालेंगे कि जो भी चेंजेस आए हैं एसेट्स में अब तक लाइबिलिटीज़ में, तो उनसे होने वाला जो भी नुकसान है जो भी फ़ायदा है हम उसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम उससे जो भी गेनिंग पार्टनर होगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उतना
जितना उसको गेन हो रहा है उस चीज़ से वो उतना उसको पे करेगा। तो इसका मतलब हम बाहर अकाउंट्स को एडजस्ट कर देंगे, हम बैलेंस शीट पे या किसी भी अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं आने देंगे, वो सेम रहेंगे एज इट इज़। लेकिन हमें तो पता है ना, पार्टनर्स को तो पता है कि हाँ लॉस और प्रॉफिट तो होगा। अब तक एसेट्स सेम नहीं रह सकती, लाइबिलिटीज सेम नहीं रह सकती, चेंज आए होंगे, तो वो चेंजेस की वजह से जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा इट्स नीड टू बी एडजस्टेड। ठीक है, तो पहले न्यू रेशो की तरफ जाने से पहले ही हम उन्हें अपने ओल्ड रेशो में या जो भी सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो उसमें हम एडजस्ट कर लेंगे, सो दैट फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट ना हो और अकाउंट्स में गड़बड़ ना हो। ठीक है, सब कुछ क्लियर रहे। कई बार हो जाता है कि पार्टनर से सोच लेते हैं कि ठीक है नहीं अकाउंट्स क्यों छेड़ने हैं, इससे जो भी लेन देन करना है मतलब, तो वो ही हम एक दूसरे को क्या कर देते हैं, सेट ऑफ कर लेते हैं, अकाउंट सेम रहने देते हैं। या फिर कई बार पार्टनर से डिसाइड करते हैं कि ठीक है पहले वाला अकाउंट हम क्लियर करते हैं, पहले जो लेना देना है, जो बुक्स में जो भी प्रॉफिट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि फिर आगे जो भी न्यू प्रॉफिट आएगा फिर वो हम कंटिन्यू करेंगे न्यू रेशो के साथ में। तो ये 2 केसेस है। तो अभी हम सेकंड केस करेंगे। ठीक है, सेकंड केस का एक क्वेश्चन है, तो हम वो सॉल्व करते हैं, उससे सबको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। देखो ब्रिजेश, आई होप ये आपको दिख रहा है, ब्रिजेश, चारू एंड दिलीप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2:1। ठीक है, 3:2:1 में उनका वो शेयर मतलब कि उनका ऑल शेयरिंग रेशो था। बैलेंस शीट गिवन है एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर 2002। तो उन्होंने 1 जन से डिसाइड किया, 1 जन 2003 से उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उनका जो न्यू रेशियो होगा दैट विल बी 4:4:1। क्लियर, बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में रिजर्व्स है, प्रॉफिट्स है, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, मतलब सबकी वैल्यू गिवन है। अब कुछ एडजस्टमेंट्स है, कुछ रिवाइज वैल्यू है। उस डेट को उन्होंने जब देखा, अपने अकाउंट्स सब क्लियर किए, तो उन्होंने देखा कि कुछ चीज़ों का रिवाइज वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये कुछ एडजस्टमेंट है, इनकी हेल्प से हम रिवाइज वैल्यू निकाल लेंगे। अभी इसको करने से पहले क्वेश्चन पूरा रीड करेंगे। तो आगे क्या है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू, एक मिनट, यस, partners do not want to record the altered value of assets and liabilities in the books and also want to leave the reserves and profits undistributed. They also decided not to show goodwill in the books. देखो पार्टनर ने बोला कि अल्टर तो करेंगे, वो निकालेंगे कि क्या प्रॉफिट है लॉस है, तो फिर देन उसको वो एडजस्ट कर देंगे। क्लियर, लेकिन के पार्टनर्स ने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि जो भी अल्टर वैल्यू होगी ना वो उन्हें बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे, उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं शो करेंगे। ठीक है, इट मीन्स इसकी जो एडजस्टमेंट होगी वो हम बाहर ही करेंगे, बुक्स में इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सिर्फ कैपिटल अकाउंट अफेक्टेड होगा, कैपिटल अकाउंट अफेक्ट होगा क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, जो भी पार्टनर गेन करेगा, जो भी पार्टनर लूज़ करेगा, तो उसमें उनकी जो भी एंट्रीज रहेगी वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। क्लियर, और उन्होंने ये भी बोला कि जो रिजर्व एंड प्रॉफिट है वो भी वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही रहने देना चाहते हैं, यानी कि जो सेम है वो सेम ही रहने देना चाहते हैं, तो इसकी भी अलग से एंट्री होगी। ठीक है, और गुडविल का यही है कि नॉट टू शो गुडविल इन दी बुक्स, तो गुडविल का जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे, क्योंकि गुडविल वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो गुडविल का %लेस। हमारी जो स्टॉक की वैल्यू है वो 20% से कम हो गई है। ठीक है, 20% से 20% लेस, यानी कि स्टॉक की जो वैल्यू है वो क्या है, 180 है। बैलेंस शीट में 1,80,000 है, इसका अगर हम 20% करेंगे यानी कि 36,000 से कम हो गई, तो ये हमें लॉस हो गया। अभी हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, हमें कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी, लेकिन हमें इससे होने वाला लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो इसलिए हम साइड में वर्किंग करेंगे अपनी, तो हम लिखेंगे लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन स्टॉक। ठीक है, कितने से हो रहा है, 36,000 से। क्लियर, उसके बाद में
हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री क्या है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। ये भी हमारे लिए लॉस है, हमारे डेटर्स में नुकसान हो गया। अभी 1500 पे हमें डाउट है कि ये पे करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके लिए हम प्रोविज़न्स बना रहे हैं, तो जिससे हमारे डेटर्स कम होंगे, है ना। अब ये देखो ऑलरेडी 2000 का प्रोविज़न है, इसे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इन्होंने सीधा बोला हुआ है कि प्रोविज़न लग रहा है हमारा 1500 का, और लग रहा है, क्या लग रहा है, और लग रहा है। पहले 2000 का था, ये अभी और लग रहा है, ठीक है, पर वो सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना बैलेंस शीट में। पर ये हमारे लिए लॉस है, क्योंकि हमारा जो है प्रोविज़न डाउटफुल डेट्स पे बना रहे हैं हम, लॉस ड्यू टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। तो पहले ही 2000 पे बना रखा था, लेकिन अब 1500 डूब गए, 1500 डूब गए, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, नुकसान। ये जो माइनस की वैल्यूज़ हैं, एक मिनट। अब हमारी जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20% एंड प्लांट बाय 15%। डेप्रिसिएशन लग गया, वैल्यू कम हो गई, किसकी, फर्नीचर की और प्लांट की। तो ये भी क्या है, हमारे लिए लॉस है। पहले लिख दो, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, डिक्रीज इन द फर्नीचर and loss due to decrease in the plant। कैलकुलेट करो, फर्नीचर है हमारे पास में 30,000, इस पे 20%, यानी कि 6000 का लॉस हो गया। 6000 से हमारी एसेट कम हो गई, तो ये हमारे लिए लॉस है। उसके बाद में प्लांट की है 2 लाख, इस पे 15%, यानी कि 30,000 से हमारा जो प्लांट की वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई। अब हमारी जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो 35,000 है, आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज। ये हमारी लाइबिलिटी राइज हो गई, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, क्योंकि ये अभी हमें पता लगा है ना कि सैलरी देना अभी पेंडिंग है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, लॉस है ना, लॉस ड्यू टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। हमें पता ही नहीं था, अभी हम जब रिवाइज कर रहे हैं हमारी बैलेंस शीट को, हमारे अकाउंट्स को, एसेट्स लाइबिलिटीज़ को, तब हमें पता लगा कि अभी तो जो ये 3500 है ये अभी पेंडिंग है इन सैलरी। तो सैलरी क्या है, लाइबिलिटी तो है, तो इसीलिए क्या हो गया, लॉस ड्यू टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। कितना है, 3500, ठीक है। बिल्डिंग इज़ टू बी वैल्यूड एट 3,50,000। बिल्डिंग पहले कितना था, पहले 3 लाख था और अभी 3,50,000 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, है ना। तो इसका अमाउंट पहले हम प्लस वो कर लेंगे कैलकुलेट, तो को 1500 है ये। $77,000 ये हमारा लॉस है, क्लियर। अब हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 50,000 हो रहा है। पहले कितना था, पहले 3 लाख था, अभी कितना है, 3,50,000 है। तो 50,000 का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी हमारा लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो रिवाइज करने पे हमारा क्या आया, लॉस ही आया ना, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन करने पे क्या आया हमारा, लॉस। कितना, सॉरी थिंक, हाँ 50,000। अभी भी मैंने कुछ, सॉरी एक मिनट,
27,000। ये हमारे लॉस की वैल्यू आ गई 27,000। क्लियर? मिनट, इसको ऐसे लिख लो, ये माइनस में आ गई वैल्यू, यानी कि हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। रिवाइज करने पे रीवैल्यूएशन जब हमने किया तो उस पर हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि हमारा लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो लॉस आ गया। अभी आगे देखो, गुडविल इन्होंने कैलकुलेट करके दी हुई है, तो हमें गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। पर उससे पहले यहाँ पे रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स हैं, उसकी करेंगे एडजस्टमेंट। इन्होंने बोला कि रिजर्व और प्रॉफिट भी बैलेंस शीट में सेम रहने देना है, तो इसकी मैंने अभी सिखाया पीछे कि इसका कैसे एडजस्टमेंट करना है। इसका भी बाहर की बाहर एडजस्टमेंट होगा, तो इसमें हम क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे लिखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब ये तो प्रॉफिट्स है, तो प्लस की वैल्यू है, ठीक है, 42,000 है ना, और प्रॉफिट कितना है, ये 21,000। ओके, रिजर्व्स 42,000 थे, प्रॉफिट हमारा 21,000 था, गुडविल हमें गिवन है 45,000। और इसकी जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आती है, 81,000 प्लस में। ये क्या हो गया, हमारा टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू विच इज़ नीड टू बी एडजस्टेड। कैसे करेंगे, अब हम सैक्रिफाइसिंग या रेशो निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो हमें यहाँ पे ओल्ड रेशो भी गिवन है, हमें यहाँ पे न्यू रेशो भी गिवन है, तो हम तीनों का क्या करेंगे, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो क्यों करते हैं, अब देखो ये रिजर्व्स, इसका जो फ़ायदा है वो अब न्यू पार्टनर भी लेगा। मतलब न्यू पार्टनर तो क्या, जो कि गेन कर रहा है, एक्स्ट्रा गेन कर रहे हैं, क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ये एज इट इज़ आगे भी चलेंगे, मतलब इसे हम न्यू रेशो में ही आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इससे तो जिसको रेशो चेंज होने से फ़ायदा हो रहा है उसको तो आगे फ़ायदा होगा ना, है ना। तो इसकी ड्यूटी बनती है कि उसकी वजह से एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स है उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। अब ये जो एसेट या लायबिलिटी सेम रहने वाली है, ठीक है। अब इससे भी फ़ायदा या नुकसान होगा, तो अब न्यू पार्टनर क्या करेगा, क्योंकि अब आने वाले टाइम में सेम ही रहेगी। हालांकि किसने कमाई थी, ये हमने ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, क्योंकि ये पार्टनर्स ने इस रेशो के लिए इसे अर्न किया था। लेकिन अब रेशो चेंज हो रहा है ना, पर हमने कहा कि नहीं सेम रहेगा। तो रेशो चेंज होने से अब देखो कुछ को तो फ़ायदा हो जाएगा, सोचेंगे नहीं भाई हमें तो इसका इतना मिलना था लेकिन अब मिल इतना रहा है, हमें तो फ़ायदा है। लेकिन कुछ को तो नुकसान होगा ना उसके लिए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन्हें अगर हम ये मान लेते हैं कि हम इन्हें सेम रहने देंगे, तो उस केस में जो भी इस चीज़ से फ़ायदा कर रहा है और जिसको नुकसान हो रहा है ना, तो वो नुकसान जो है वो हम पे करेंगे, वो एडजस्ट हो जाएगा पहले ही। फिर जब ये चीज़ एडजस्ट हो जाएगी उसके बाद फिर चाहे हम इसे आगे कंटिन्यू करें और उसे न्यू रेशो में आगे डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन उससे पहले हमें जो हिसाब है वो क्लियर करना पड़ेगा। हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो को, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसका लॉस उसको कवर अप करके देना पड़ेगा। और वो कौन देगा, गेनिंग पार्टनर, क्योंकि उसको गेन हो रहा है ना रेशो चेंज करने से, इसीलिए हम ये चीज़ करते हैं। तो अभी हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल रहे थे, हमारा जो पार्टनर है फर्स्ट पर ब्रिजेश, उसका ओल्ड रेशो देखो कितना है। ओल्ड रेशो है हमारे पास में 3:6, न्यू रेशो है 4:9। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास, तो हम अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये 18 आएगा, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे क्लियर है कि इसको तो गेन हो रहा है, इसको
इसको सेक्रीफाइस हो रहा है, सॉरी, क्योंकि इसको पहले ज़्यादा मिल रहा था, पर अभी रेशो चेंज होने के बाद में इसका शेयर कम हो गया, तो यह आया 1/18। तो ये क्या हो गया, ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। क्लियर। अभी हम नेक्स्ट पार्टनर का निकालते हैं, चारू का। तो उनका पहले जो रेशो था वो था 2/6, अभी न्यू है 4/9। इन्हें अभी क्या हो गया, गेन हो गया, इन्हें क्या हो गया, गेन हो गया ना। पहले क्या था चारू का, उसका शेयर कम था, अभी उसका शेयर ज़्यादा हो गया। कितने से उसको गेन हुआ है, -2/18। तो ये क्या कर रहा है, गेन। दिलीप का कैलकुलेट करो। दिलीप का ओल्ड है 1/6 - 1/9। इसको भी क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इसका पहले ज़्यादा था, अभी इसका शेयर कम हो गया 1/18। तो ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं इसकी वजह से। समझ में आया कि ये जो रिजर्व्स है, जो भी बिजनेस में अब तक का बिजनेस का गुडविल है, एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है या फिर रिजर्व्स है, वो पार्टनर्स ने जब वो पुराने रेशो में ही कर रहे थे, उनकी मेहनत है। इनकेस मान लो कोई न्यू पार्टनर आ भी जाता है और हम ये मान लेते हैं कि हम इसे सेम ही रहने देंगे, उसको तो फ़ायदा हो जाएगा, उसे तो पक्का पकाया मिल जाएगा, कह सकते हैं ना कि जो प्रॉफिट अर्न तो इन्होंने किए थे, इन पे हक तो इनका है, वो भी इनकी डिसाइडेड रेशो में। लेकिन अभी कोई बाहर से तीसरा आ रहा है एज अ न्यू पार्टनर, तो हम ये अगर बोल दे रहे हैं कि ये सेम ही रहेगा, तो उसको तो फ़ायदा हो गया ना। तो उसको जितना फ़ायदा हुआ है, ठीक है, वो उतना क्या करेगा, चुकाएगा, क्योंकि उसको जितना फ़ायदा उतना सामने वाले को तो नुकसान हो गया ना उसके आने से। रेशोस चेंज हो रहे हैं, उसको सामने वाले को नुकसान हो गया, क्योंकि कमाया तो उन्होंने था ना वो चीज़, अभी उस चीज़ पे उसका भी हक हो जाएगा। और तो फिर हम क्या करेंगे, इसीलिए हम ये जो एडजस्टमेंट करते हैं, इसीलिए जो गेनिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो है वो पे करता है। इस तरह से अकाउंट सेट ऑफ होते हैं। अब क्लियर। तो अभी हमने ये निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, जो अमाउंट है ये निकालेंगे, इसको जो भी जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और इसके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, इनके अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो कैसे करो, 81,000 है ब्रिजेश, पहले ब्रिजेश का निकालते हैं। ब्रिजेश 81,000 का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/18 कर रहा था ना, यस 1/18। अगर 1/18 इस अमाउंट का करते हैं तो कितना आएगा, 81,000 डिवाइड बाय में 18 ही कर देंगे तो आएगा 4,500। ये 4,500 इसकी अमाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अभी चारू थी जो गेन कर रही थी ना, कितने से गेन कर रही थी वो, 2/18 से। तो इसका 2/18 वो, यानी कि जितना वो गेन करे उतना सामने वाला तो उसको नुकसान हो रहा है, तो वो इतना, सॉरी 9,000 इसके अकाउंट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, इसके लिए लॉस हो जाएगा ना, इसको पे करना पड़ेगा। दिलीप का भी सेम इतना ही था, 1/18 ही वो सेक्रीफाइस कर रहा था, यानी कि 4,500। तो ये उसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट में कैसे एंट्री जाएगी, देखो कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं यहाँ पे। थ्री पार्टनर्स है, क्लियर। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ब्रिजेश का B, चारू का C और D। अब देखो ठीक है, अब
जितना भी अमाउंट है ब्रिजेश के अकाउंट में क्रेडिट होगा तो क्या होगा, सॉरी, बाय कौन इसे पे कर रहा है, एक मिनट, बाय सीज, हाँ सॉरी, हाँ मैं सीज लिख रही हूँ, ठीक है, समझ जाना। चारूज कैपिटल अकाउंट कितना 4500। सेम दिलीप को भी, दिलीप का अकाउंट भी हम क्रेडिट करेंगे ना, बाय सीज कैपिटल अकाउंट 4500, क्योंकि इन्हें कौन पे करेगा, इन्हें चारू पे करेगी, ठीक है। अब चारू का अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे 2, बी के अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट से क्या हो रहा है, चारू का अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने से 4500 से, 2 डीज कैपिटल अकाउंट कितना 4500 से, हो गया। वही ऐसे आगे हो जाएगा, और भी एंट्रीज आएगी, हमारा जो भी कैपिटल आएगा, ठीक है, कैपिटल आएगा, यहाँ पे जो कैपिटल दिया हुआ है ना, मैंने सिर्फ ये शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ इस चीज़ की एंट्री आपको करके दिखाई कि ये कैसे जाके आगे कैरी डाउन होंगे, ठीक है। वैसे ये जो कैपिटल है तो कैपिटल भी आएगी कैपिटल अकाउंट में। अब रिजर्व्स और प्रॉफिट्स और जो भी गुडविल था या जो भी रिवैल्यूएशन था, इनका हमने टोटल करके कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बाय बैलेंस BD यानी कि ब्रॉट डाउन करेंगे हम कैपिटल, उसके बाद में ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर बैलेंस बच जाएगा कि अभी कितना बैलेंस बचेगा। यहाँ पे जब हम कैपिटल लेंगे जो भी प्लस माइनस होगा, देन यहाँ बैलेंस बचेगा, एंड देन फिर वो आगे बैलेंस शीट में हम न्यू जो एज अ न्यू कैपिटल ट्रांसफ़र करेंगे। तो अभी सिर्फ मैंने इन चीज़ की एंट्री आपको करके दिखाई है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया अभी जो भी मैंने आज समझाया। तो आज हमने किया कि रिजर्व्स, प्रॉफिट्स, इनकी कैसे एडजस्टमेंट होती है। इसमें 2 केस थे। इन केस अगर वो प्रॉफिट्स चाहते हैं कि वो आगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर ले और उसको ट्रांसफ़र करे कैपिटल अकाउंट में, तो नॉर्मल एंट्रीज करते हैं। अगर वो चाहते हैं, पार्टनर से डिसाइड करते हैं नॉट टू बी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये सेम रखेंगे हम, तो उसमें कैसे करेंगे, इसके लिए हमने एक क्वेश्चन भी किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, उसमें कौन कौन से केस होंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। तो येस आज के सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा जो भी मैंने करवाया। अगर कोई भी क्वेरी है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।